and welcome to one and all our 24th session. A very good morning to our family in the US. आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है who is super achiever and one of the kind I have known, जिन्होंने इंडिया और अमेरिका में जैन रिलीजियस एजुकेशन पर चिल्ड्रन के प्रति इतना काम एंड रिसर्च किया है. मुझे कभी सरप्राइज होता है जब मैंने उनका सब्जेक्ट देखा कि इमिग्रेंट्स जो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, जो एक अपने देश से दूसरे देश जाते हैं, उनको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं. जैसे कि हम राजस्थान से इमिग्रेंट है कर्नाटका, और उन्होंने ऐसा रिसर्च किया है कि इमिग्रेंट होने के बाद कैसा अपने पाठशाला के जैन छात्राओं की इफेक्ट होती है. इस इतने नैरो सब्जेक्ट पे उन्होंने रिसर्च किया है. मैं आज बहुत ही गर्व फील हो रहा हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट भी अपन रिसर्च करके सामने लाने हैं. तो आई थिंक टुडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ अस. Shivani Botra, we are really honored and lucky to have you to do this session of our Jain Journal family. आज के सेशन बहुत ही अच्छा होगा and I'm really looking forward to it. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Thank you very much. जय जिनेंद्र. नील भाई. सभी मेरे मित्रों को सादर जय जिनेंद्र. जैसे कि रमेश अंकल ने बताया कि आज हमारा 24वां सेशन है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास हस्ती जुड़ी हुई है. ऐसे तो वो अमेरिका से है, पर लॉकडाउन के पहले इंडिया आए और आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन हो सकती है. और यहाँ से भी इतनी अच्छी से जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स है वो भी हैंडल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें भी उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया. उस बदल सबसे पहले तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं. आज बहुत ही सुंदर विषय लेके आए हैं. विषय कुछ ऐसा है कि इंडिया में भी कहीं कहीं हमें इस विषय के बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है. जैसे कि एक व्यक्ति जब व्यापार या कोई दूसरे कारण के लिए जब एक देश छोड़ दूसरे देश चला जाता है, एक राज्य छोड़ दूसरे राज्य चला जाता है. अब जब पहले जो देश में था, पहले जो राज्य में था, वहां खुद की कम्युनिटी में रहता था, मंदिर, स्थानक, उपाश्रय सब पास में होते थे. पर अब जब दूसरे देश में जाता है तो ऐसा रीजन है, देश अलग है, वहां के लोग अलग हैं, और फिर आगे की हमारे बच्चों पे यानी कि आगे की जनरेशन के ऊपर हमारे धार्मिक संस्कार के लिए क्या क्या असर पड़ता है उसका, इस बारे में आज डिस्कशन होने वाला है और हम आगे उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं. सो हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर शिवानी बोथरा जी को. बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई एंड नील शाह जी. आपने बहुत ही उदारता के साथ मेरे बारे में बताया, which I don't think I deserve. सबसे पहले बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र to all the viewers who are here together with us in this session. My deepest regards to all the elders who are viewing this presentation. And जो आज की ये जो टॉक है, प्रेजेंटेशन है, वो मेरी PhD जो मैंने 4 साल एक विषय पे शोध की, उस विषय से मैं कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करूंगी. और पर मैं शेयर करूं उससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ उन सभी संस्थाओं को और सभी प्रबुद्ध स्कॉलर्स को जिन्होंने इस कार्य में मेरा सहयोग किया. बहुत तरह से सहयोग किया. बुक्स के साथ अपनी फीडबैक दे के अपनी सोच शेयर की, अपने बुक्स भी मुझसे शेयर की, जिससे कि मेरी राइटिंग और ज़्यादा एकेडमिक हो. तो उन सब के सहयोग के बगैर ये PhD थीसिस कंप्लीट नहीं होती और मैं आज आपके सामने ये प्रेजेंटेशन नहीं करती हूँ. तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके, सो लेट्स बिगिन. आई होप आप इसे एंजॉय करें. एक बात है, यह प्रेजेंटेशन में दोनों भाषाओं की मिक्स करके बोलूंगी. इसको मैं प्योरली इंग्लिश में भी नहीं करूंगी और प्योरली हिंदी में भी नहीं करूंगी. कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो हो सकता है मैं अंग्रेजी में बोलूं, पर आपको समझने में अगर कोई भी इनकन्वीनियंस, असुविधा हो तो प्लीज मुझे पहले ही मैं क्षमा चाहती हूँ. ठीक है. अब ये प्रेजेंटेशन मैंने 3 भाग में ऑर्गेनाइज किया है, 3 भागों में, और प्रत्येक भाग एक छोटी कहानी की तरह है. आपको ये कहानी जैसी लगेगी. बहुत सिंपल बातें जो हम रोज देखते हैं, और जिससे इस PhD की बात नहीं, यह एक सोच है, ये चिंता है,
जो शायद प्रत्येक जैन को आज महसूस होती है कि हम अपनी संस्कृति को, हम अपने ट्रेडिशन को किस तरह सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखने के क्या क्या आयाम हैं, और ये सुरक्षित रखने की वजह से क्या हम उसको सही मायने में सुरक्षित रख रहे हैं या उसको हम बदल भी रहे हैं, और क्या यह बदलाव जैन संस्कृति के अनुकूल है या इसके प्रतिकूल है या बीच का रास्ता है। इस टाइप के कुछ प्रश्नों को लेके मैंने ये थीसिस शुरू की थी। तो ये जो तीन भाग में ये आज का प्रेजेंटेशन है वो 3 कहानी के रूप में है, और हर कहानी का सारांश एक ही है जो हम एंड में सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरी पीएचडी की कुछ खास बातें मैं प्रेजेंट करूंगी, और बहुत मुश्किल होता है 4 साल के कार्य को हम आधे घंटे में प्रेजेंट करें, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं मैं उन्हीं के यहाँ पे रेफर करूंगी। सबसे पहले है कि जैन समुदाय इस बात को लेके काफी चिंतित है कि हमारे बच्चे आगे जैन धर्म को कैसे पालन करेंगे, क्या वे वेजिटेरियन रहेंगे, क्या वे प्रतिक्रमण करेंगे, क्या वो लोगस करेंगे, क्या वो देव शास्त्र गुरु की पूजा करेंगे, क्या वो मंदिर जाएंगे, क्या वो स्थानक जाएंगे। इस टाइप के प्रश्न नहीं है, ये एक चिंता का विषय हो गया है आज हमारे लिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये चिंता का विषय क्यों हुआ। तो ये जो पूरी थीसिस है इसमें जो ट्रेडिशनली पहले ये चिंता का विषय क्यों नहीं था, तो मैंने इसको 2 भाग में बांटा है। 21वीं शताब्दी से पूर्व, समझ लीजिए टुवर्ड द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, या टुवर्ड द एंड ऑफ 21वीं शताब्दी से पूर्व, और जैन जो वैल्यूज है उसको हम कैसे ट्रांसमिट करते थे, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था। उसमें ये था कि बच्चे प्रत्येक दिन स्कूल जाने से पहले या तो मंदिर में दर्शन करें प्रतिमा जी के, या फिर साधु साध्वी के स्थानक में जाके दर्शन करें, अन्यथा उन्हें नाश्ता नहीं मिलता था। ये रोज दर्शन करने की प्रथा थी। दूसरा पॉइंट ये था, पहले ये मैं 21वीं शताब्दी से पहले की बात बोल रही हूँ। दूसरा ये भी था कि बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, ज्यादा संपर्क था माता पिता का, ग्रैंड पेरेंट्स का, बुआ दादी नानी चाची, परिवार में एक दूसरे को वैल्यूज देने का जो सिस्टम था वो बहुत साउंड था। बच्चे साधु साध्वियों से, मुनियों से भी बहुत इंटरेक्ट करते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। तो ये वाला जो सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज हुआ। जैसे ये सिस्टम चेंज हुआ हमारी चिंताएं बढ़ती गई। अब प्रश्न यह उठता है कि सिस्टम चेंज क्यों हुआ, कब से हुआ और कैसे हुआ। तो इसमें तो ये जो बेसिकली जो मेरी थीसिस का विषय है वो है कि ट्रेडिशनली पहले हम जैन संस्कार को कैसे ट्रांसमिट करते थे, और आज 21वीं शताब्दी में हम जैन संस्कार को कैसे ट्रांसमिट करते हैं। इनमें जो ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन की वजह से जो बदलाव है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो यह ट्रांजिशन इस तरह से हुआ कि जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ज्ञानशाला 46 सेंटर से शुरू हुई थी, और विद इन 25 इयर्स वो ये जो आंकड़े हैं ये 2015 के आंकड़े हैं। अभी ये आंकड़े काफी बढ़ भी गए हैं, तो करीब 500 ज्ञानशालाओं के सेंटर्स हो गए। श्रमण संस्कृत संस्थान जो 405 सेंटर से शुरू हुई थी 2004 में, आज इसके भी मल्टीप्लाई किए हैं नंबर्स। यूएस चाहे देख लें, चाहे हम लोग डिवाइन टच देख लें, श्रीमद राजचंद्र वाला हर जगह बच्चों की नंबर्स बढ़े हैं और नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़े हैं। ये सिर्फ पाठशाला या ज्ञानशाला या जो संस्कार देने की जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन बने हैं ये केवल भारत तक की नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विदेश में इसकी जरूरत है। इंडिया में भी हम देखते हैं तो इनके नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, और विदेश में कंडीशन सिचुएशन और भी अलग है, तो उनके नंबर्स और दूसरी तरह से बढ़ रहे हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पाठशालास हो रही है
इसके पीछे कारण क्या है? इस कारण को ढूंढने के लिए जब मैंने शुरुआत की तब मुझे समझ में आया कि जैन समाज जो है, जैन समुदाय जो है, जैन कम्युनिटीज माइग्रेट कर रही है और बहुत तेजी से माइग्रेट कर रही है। और यह माइग्रेशन केवल ये नहीं है कि हम अपने राज्य के छोटे राजस्थान के गांव से निकल के हम जयपुर आ गए, या हम जोधपुर या बीकानेर चले गए, या हम गुजरात के छोटे इलाके से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। यह सिर्फ रीजनल माइग्रेशन नहीं है, यह माइग्रेशन लोकल है, रीजनल है और इंटरनेशनल है। तो राष्ट्रीय तौर स्तर पे भी लोग माइग्रेट किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी किए हैं। और उससे भी हमें ऐसा लगेगा कि चाहे चाहे जयपुर का ही उदाहरण लें कि लोग पहले डेंस कम्युनिटीज में रहते थे, पुराने शहर में रहते थे, पर समय के साथ जब हमारी जरूरतें बढ़ी, परिवार बढ़ा, हमारी नीड्स चेंज हुई और हमको मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन की हमारी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हुई, तो इवन जयपुर जैसे शहर में बहुत सारा शहरीकरण हुआ। तो इसलिए शहरीकरण, रीजनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन, इन 3 टाइप के माइग्रेशन को मैंने अपनी थीसिस में लिया है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सब अर्बनाइजेशन। जयपुर सिर्फ एक उदाहरण है जहाँ पे मैंने अपना फील्ड वर्क किया था, पर यह उदाहरण चाहे अहमदाबाद हो, चाहे कलकत्ता हो, हर जगह आप इस उदाहरण को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जयपुर की क्या स्थिति थी? जयपुर शहर में पहले जैन जहाँ पे रहते थे, पुराना शहर जिसे कहते हैं, या जोही बाजार या चौड़ा रास्ता जिसे कहते हैं, ये जो फोटो है इसमें एक तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो है वो जयपुर के पुराने शहर को रिप्रेजेंट करती है। बीच में ये जो मैप जैसा है वो यह प्रेजेंट करता है कि करीब पुराने शहर जो फ्यू किलोमीटर्स तक था, उसमें 250 से भी अधिक जैन मंदिर थे। कैन यू इमेजिन, एक छोटे से एरिया में 250 से भी अधिक प्रॉपर जैन मंदिर एंड 100 से भी अधिक होम श्राइन्स थे, चैतालय थे। तो जब समय के साथ जयपुर का जब एक्सपेंशन हुआ, शहर से लोग बाहर कॉलोनीज में आए और अलग अलग एरियाज में जब स्प्रेड हुए, तब उन्हें शुरू में तो उतना फील नहीं होता है, क्योंकि हमको एक एक्साइटमेंट होता है कि हम बड़े घर में, बिगर एरिया में अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज रहे हैं और हमारा एक्सपोजर दूसरे कल्चर्स के साथ कितना हो रहा है, कितने दूसरे कल्चर्स के साथ घुल मिल रहे हैं। उस समय हम ये रियलाइज नहीं करते कि जो हमने शहर में जो हमारी रूटीन थी, जो हम डेंस जैन कम्युनिटीज के साथ हमारा जो रहना था, हमने क्या खोया, ये शुरू में नहीं रियलाइज करता है। ये रियलाइजेशन 1-2 दशक के बाद आता है कि जब लोग सेटल हो जाते हैं एक जगह पे, तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं और हमारे बच्चे कुछ मिस कर रहे हैं। वो चीज नहीं आ पा रही है जो हमने सीखी थी, जो वैल्यूज के साथ हम बड़े हुए थे, आज वो वैल्यूज हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इस टाइप की ये सोच बहुत बड़ी कंसर्न में बदल गई थी। तब फिर पाठशालाएं तो पहले भी थी, पर पहले जो पाठशालाएं थी उसमें क्या था कि पंडित या साधु साध्वी या जो बहुत प्रबुद्ध लोग होते वो पढ़ाते थे। मेमोराइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर था कि भी प्रतिक्रमण याद कर लो, तत्वार्थ सूत्र याद कर लो या भक्तामर याद कर लो। समझने पे इतना फोकस नहीं था और भाषाएं भी क्लिष्ट थी, या तो प्राकृत या संस्कृत या बहुत क्लिष्ट हिंदी थी, जो आज के बच्चों को नहीं अट्रैक्ट करेगी। तो ये सारा जब ट्रेडिशनल पाठशाला का जो सिस्टम था और हर दिन बच्चे जाते थे, शाम के टाइम में जाते थे, सवेरे दर्शन करके स्कूल जाते थे, ये वाला सिस्टम जो ओल्ड सिटी में था वो न्यू एक्सपेंशन में नहीं आ पाया। तब जाके जैन कम्युनिटीज के जो ले लीडर्स है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें बच्चों के हिसाब से अंग्रेजी भाषा में टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमें वो चीज उन्हें परोसनी होगी जिससे उनका अट्रैक्शन है। इन सब सोच के साथ जैन पाठशाला जयपुर में रिविजिट हुई, मॉडर्नाइज हुई, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ चेंज हुआ। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं कि पहले क्या था। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या अपने अंकल आंटीज के साथ मंदिर जाते थे,
और देख के सीख जाते थे, अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती थी। पर अब वो सिस्टम, बिकॉज पेरेंट्स भी बिजी हो गए, आजकल हाउस होल्ड चलाने के लिए दोनों पेरेंट्स को, अभिभावक को काम करने की जरूरत होती है, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो पूरा समय बच्चों को दे सके। इसलिए ट्रेंड टीचर्स होने लग गए, जो ले पीपल है, जो साधु साध्वी नहीं है, पर ट्रेंड टीचर्स क्या, या तो गृहस्थ महिलाएं हैं या फिर पंडित लोग हैं जो इसी चीज की ट्रेनिंग लेते, जिससे जो आगे जैन धर्म को, संस्कृति को कैसे बढ़ाए। तो जयपुर में दो तरह की पाठशालाएं थी। एक पाठशाला थी जो सांगनेर में, जिसका मैंने एग्जामिन किया था। वहां पे देव शास्त्र गुरु पूजा पे जोर दिया जाता है कि बच्चे मंदिर आए, अगर रोज नहीं आ सके तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आए और पूजा पूरी विधि पूर्वक की जाए। इससे बच्चों में मंदिर के प्रति, पूजा के प्रति और समाज से जुड़ने के प्रति के तरीके वो सीखेंगे और उनका एक जुड़ाव होगा बचपन से ही। अगर बचपन में मंदिर से जुड़ाव नहीं हुआ तो आगे जाके बहुत मुश्किल है, ऐसा मेरे इंटरव्यूज में लोगों ने कहा। दूसरा जो की चीज मेरे इंटरव्यू में आई थी वो यह थी कि पहले था कि ज्यादा ट्रेडिशनल चीजों पे फोकस किया जाता था, पर प्रमाण सागर जी ने अपने एक वक्तव्य में, अपने एक इंटरव्यू में कहा, पाठशाला is today's established institution for fostering Jain values to next generation. We inculcate religious values without emphasizing memorizing of verses. Our goal is to awaken children by engaging their hearts in religion. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रमाण सागर जी दिगंबर मुनि ने कही कि हम चाहते हैं कि बच्चे दिल से जुड़े, उनपे इम्पोज नहीं किया जाए कि तुम्हें पाठशाला जाना है और तुमको ये चीजें याद करनी है। उनको जिस तरह से वो स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और जिस तरह से उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं हम उसी सिस्टम को अप्लाई करें और उसी हिसाब से बच्चों को इंजॉय, इंगेज कराते हुए पढ़ाएं, तो जिससे कि उनका दिल पाठशाला से जुड़ेगा। और दूसरी जो स्कूल थी उसमें और जो सुधा सागर जी वाली स्कूल थी, जिसका पाठ्यक्रम मैंने एग्जामिन किया था, उसमें कई सारी चीजें ऐसी थी कि बच्चे सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाएं, यदि जरूरत हो तो दूध या फल ले लें, बच्चे जमीकंद नहीं खाएं, जो हमारी जैन डाइट के स्ट्रिक्ट नियम है उसमें वो भी थे। दूसरी पाठशाला जो दिगंबर पाठशाला मैंने ली, जो ये तीसरी फोटो में है, उसमें वो श्याम नगर की पाठशाला थी और उस पाठशाला का पाठ्यक्रम जैन महिलाओं, गृहस्थ महिलाओं ने मिलकर बनाया। उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें उसमें डाली। उन्हें लगा कि बच्चों को हम रात में ये नहीं कह सकते कि आप रात में खाना ना खाएं। बच्चे अपने पेरेंट्स का वेट करते हैं कि वो घर आएंगे तो उनके साथ खाना खाएंगे। तो पेरेंट्स ऑफिस से जब तक घर, ये सारा शहरीकरण की वजह से है। अगर हम अपने छोटे रूरल एरियाज में रहते तो शायद ये सब समस्याएं नहीं आती, पर ये समस्याएं इसलिए आ रही है क्योंकि अब हम शहरों में रहते हैं, शहरों की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जहाँ रास्ते भी बिजी हैं, जहाँ ऑफिस 8 बजे बंद होती है, तो बच्चे वेट करते अपने पेरेंट्स के आने का और उनके साथ खाना खाने का। और इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कड़े नियम जो हमारे ट्रेडिशनल जैनिज्म में मिलते हैं या डाइटरी सिस्टम जो फॉलो किए जाते थे, वो उन्होंने वैसे नियम को नहीं रखा। तो ये, और उसके अलावा बच्चे, जैसा ट्रेडिशनल पाठशाला में क्या होता था कि जैन धर्म के तत्वों की पढ़ाई होती थी और बहुत ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी जो कई बार बच्चों को अब लगती है कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, आज हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए ये चित्रकूट पाठशाला का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इसको आप एक बार सुने, इससे आपको लगेगा कि पाठशाला में वैल्यूज के साथ और कितनी चीजों का मोटिवेशन मिलता है और नॉलेज होता है। ये सिर्फ एक मैंने झलक दिखाई थी, जो कि आज हम कोरोना से भी कितना फाइट कर रहे हैं। तो बच्चों को तो बचपन से हम लोग ये सिखा ही रहे पाठशाला में कि हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा,
ये जो क्लिपिंग है, ये पूरे 4 साल जब तक मैं अपनी पीएचडी के स्ट्रगल से गुजर रही थी, मुझे बार बार रिमाइंड करता कि हिम्मत से काम लेना है, घबराना कैसा। तो छोटे बच्चे पाठशाला में कितनी यूनिक बातें सीख रहे हैं और कितना हम लोग को भी सिखा सकते हैं। तो सारांश में बाद में बताऊंगी। तो ये पहली कहानी थी जो जयपुर की थी, जो जयपुर के शहरीकरण की वजह से हुई। दूसरी कहानी हम लेते हैं, ये है राष्ट्रीय तौर पे जो माइग्रेशन हो रहा है। छोटे छोटे गांव से निकल के पूरे भारत में चारों तरफ जो जैन स्प्रेड हो रहे हैं, ये उस टाइप के माइग्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है, रीजनल माइग्रेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले छोटे टाउन से वो छोटे जैसे छोटे टाउन से शहरों में आए, और उसके बाद क्या देखा कि पहले पहले हमारे जो एरिया में जहाँ जैन रहते थे, वहाँ कोई अंडा भी नहीं आता था, वहाँ पे कोई फिश वगैरह भी नहीं दिखती थी। और जो चीज हमने कभी सोची नहीं थी, जब शहर में आए, जब हम स्कूल जाते और हमारे फ्रेंड्स के साथ टिफिन शेयर करते, तो वहाँ पे सब तरह का खाने का एक्सपोजर हुआ। उसी बेकरी में भी जाते। तो आज आज जितना अवेयरनेस बढ़ी है, आज से 20 इयर्स अगो इतनी अवेयरनेस नहीं थी जब ये सब माइग्रेशन बहुत पीक पे था। तो बेकरी में भी जाते तो एग वाली चॉकलेट्स एंड केक्स एंड पेस्ट्रीज होती थी। तो बच्चे अक्सर सब चीज कंज्यूम करते हैं। ये जो एक्सपोजर, जो मल्टीकल्चरल एक्सपोजर हुआ, एक ही बिल्डिंग में पंजाब से भी लोग हैं, गुजरात से भी लोग हैं, बंगाल से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, बैंगलोर से भी हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया था कि बच्चों को ये समझाएं कि ये जैन वैल्यूज में ये सब खाना या इस टाइप की लाइफस्टाइल सूट नहीं करती है। तो काफी समय तक ये चेंज चलता रहा, जिससे कि ये जरूरत पड़ी कि अब बहुत, जैसे आचार्य श्री तुलसी ने कहा, मैं आचार्य श्री तुलसी का ये कोट पढ़ रही हूँ। If migration issues are not addressed, then I'm afraid that our children will drift away from the faith. We have assumed that religion will continue through generations. It is necessary to focus our attention on children. Our religious discourses should reorient from a better next life to a better present life. तो केवल मोक्ष की बात करने से, या अगर हम जो साधु साध्वी के प्रवचन होते हैं उसमें आगे क्या हमारा भव सुधरे, अगर सिर्फ उसी की बात कही जाएगी या सारे प्रवचन हमारे अडल्ट्स को ही एड्रेस करें, तो हम अपनी जनरेशन को खो देंगे। ऐसा आचार्य श्री तुलसी का मानना था। तो उन्होंने कहा कि हमको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे कि और फिर तेरापंथ संप्रदाय ने ज्ञानशाला इसको एस्टेब्लिश किया। और क्योंकि तेरापंथी कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत ज्यादा नंबर्स में चारों तरफ स्प्रेड हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये और उसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं जैन लाइफस्टाइल में या जैन वे ऑफ लिविंग में, वो बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करते हैं इस कम्युनिटी के पे। और इसीलिए यहाँ के साधु साध्वियों ने बहुत चिंता व्यक्त की और बोली कि आज हमारा कैसे बेटर हो, इस बात पे हमें सोचना है और बच्चों को एंगेज करना है, और इसलिए ज्ञानशाला की शुरुआत की। तो ज्ञानशाला में एक यूनिक चीज जो मुझे मिली कि बच्चों की एक यूनिफॉर्म है, बच्चों की स्कूल बैग है, बच्चों का एक हर चीज में एक सिंबल है, लोगो है, वैन आती है जो बच्चों को लेके जाती है, जिससे कि पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं पड़े। पर इससे क्या होता है कि वो एक टाइप की यूनिटी देना चाहते हैं, जो जैन तेरापंथी जो चारों तरफ स्प्रेड हुए हैं डिफरेंट रीजन्स में। तो ये ज्ञानशाला एक माध्यम है जिससे कि वो यूनाइट कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने ये दिगंबर पाठशाला में नोटिस किया कि ये जब करिकुलम जो एग्जामिन किया, उसमें कोई भी तरह का दिगंबर में भी तेरापंथी या 20पंथी का भेदभाव नहीं है। पाठशाला में बच्चे जैन वैल्यूज को सीखते हैं, ये डिविजन्स को नहीं देखते हैं कि कौन क्या है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा पॉइंट जो निकला कि बच्चों के आपस में भी ये भेदभाव नहीं है कि कौन किस टाइप की पूजा करे, बिकॉज सब बच्चे एक तरह की पूजा करते और एक जैसे वैल्यूज को फॉलो करते हैं। उसी तरह से तेरापंथ में जो इतने स्प्रेड हुए तेरापंथी, उनको यूनाइट करने के लिए ज्ञानशाला एक बहुत अच्छा
एक्सपेरिमेंट था। पर अब हम आते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की तरफ, जहाँ पे सिस्टम और भी एक्सट्रीम केस है, बिकॉज इंडिया में नहीं करके भी बहुत सारे जैन मंदिर हैं, हर एरिया में एक है, चाहे पहले एक एरिया में 10 थे, तो एटलीस्ट अभी एक एरिया में एक मंदिर तो है। और भी नहीं करके दिख जाते हैं, मुनि दिगंबर आर्यताएं भी दिख जाते हैं। पर विदेश में क्या होगा, जहाँ पे बहुत बड़ी के बीच में एक जैन सेंटर है, कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि बड़ा हिंदू टेम्पल है जहाँ पे एक महावीर स्वामी जी की फोटोग्राफी है जो वो शेयर करते हैं। और बहुत डिफिकल्ट है साधु साधियों का भारत से बाहर जाना। सम्मी जी जाते हैं पर वो भी बहुत लिमिटेशंस हैं। तो जैनों ने क्या किया, अमेरिकन जैन्स पे अब आ गए हम, ये हमारी तीसरी कहानी है। उन्होंने क्या किया कि भारत से बहुत प्रबुद्ध स्कॉलर्स लोग को इनवाइट किए और उनसे प्रवचन करवाते थे और बच्चों को बोलते थे कि भाई आप भी बैठो, नहीं तो हम अपने संस्कारों को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे। वहां पे तो और भी सिस्टम गड़बड़ था खाने पीने का। एटलीस्ट यहाँ पे इंडियन बच्चे एक दूसरे को देखते, वहां तो एक क्लास में 2 इंडियन बच्चा होता, बाकी सारे डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे होते, तो बच्चों में एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस भी डेवलप होने लगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो भारत से प्रबुद्ध स्कॉलर्स विदेश गए और शुरू में बहुत सारे प्रवचन देते, बच्चों को वो रास नहीं आए, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि उनकी भाषा उनका एक्सेंट, वो चाहे इंग्लिश में भी देते पर एक्सेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि किड्स उसमें इंगेज नहीं होते थे, वो बहुत लेक्चर वाला टाइप होता था। जबकि अमेरिकन चिल्ड्रन यूज टू हो गए थे अब तक इंग्लिश लैंग्वेज की, अमेरिकन इंग्लिश के एंड इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन के, वो लेक्चर वाली पद्धति उनको नहीं बैठ रही थी। प्लस दूसरी समस्या क्या थी अमेरिका में कि जो भारत से जो लोग जाते थे लेक्चर देने के लिए, वो भारत की तारीफ करते थे और हमारा जैन धर्म महान, इस बात की बहुत गीत गाते थे। तो बच्चों को तो आप एग्जाम्पल से समझ में आता है ना, सिर्फ ये बोलें कि हमारा जैन धर्म महान, तो उससे तो वो कन्विंस नहीं होते हैं। और बच्चे चूंकि अब इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हैं, उनका माइंड साइंटिफिक और लॉजिक होते जा रहे हैं, उनको हर बात में रीजन चाहिए, हर बात में they need to be convinced of what they are following or why they are following। इसलिए वो सिस्टम उनका फेल होते गया। तो अभी भी प्रबुद्ध भारत से प्रबुद्ध लोग जाते हैं, स्कॉलर्स जाते हैं, पर वो ज्यादातर जाते हैं एडल्ट एजुकेशन के लिए, नॉट फॉर किड्स। इसलिए अमेरिका में क्या किए, जैन पाठशाला की प्रवीण केशा अंकल हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। उन्होंने बहुत मेहनत करके बच्चों के हिसाब से बुक्स बनाई जो कि कलरफुल थी। हालांकि अब इंडिया में भी जो बुक्स बन रही है वो कलरफुल है, इंग्लिश में है, पर फिर भी जो यूएस की जो बुक्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली बच्चों को एड्रेस करती, उनकी नीड्स, उनकी जरूरतों को पूरा करती है। और उसके अलावा सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं, थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, बिकॉज एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। आप इंडिया वाला एनवायरनमेंट तो अमेरिका में इम्पोज भी नहीं कर सकते और प्रैक्टिकल भी नहीं है। वहाँ पे चूंकि सभी जैन समुदाय के लोग एक साथ एक ही सेंटर को यूज करते हैं, चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर, चाहे स्थानकवासी हो या तेरापंथी, तो वहाँ पे बहुत जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये सबसे पहला मुझे कोट मिला जब मैंने अपनी ये थीसिस शुरू की थी। इन इंडिया, यह एक जैन ले लीडर का कहना है, इन इंडिया आई वॉज सम काइंड ऑफ अ वासी। वासी मतलब डेरा वासी, स्थानक वासी, दिस वासी और दैट वासी, बट आई लेफ्ट ऑल दैट बैगेज देयर। हियर इन अमेरिका the only tradition I belong to is Jain. We must understand and accept that our children are not Indian. They are born here in America and they are more American than we think. We should accept that they are not going to be Gujarati, Punjabi, or Tambar or Digambar, but they are going to be just Jains. With this thought, with this philosophy, main idea, Jain curriculum was started and built and Jain teachers were trained and also US में अब सिर्फ उनको जैनिज्म पढ़ाएं
चाहे कितना भी लॉजिकली पढ़ाएं, संडे ही तो एक दिन होता है जहाँ बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए जाते हैं, कोई पियानो सीखने जाता है, कोई म्यूजिक के लिए जाता है। तो बहुत सारे सेंटर्स ने म्यूजिक क्लासेस वगैरह भी इसी में ऐड कर दी टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन। सी व्हाट आई फाउंड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड, बच्चे सब एक जैसे होते हैं। भारत में भी जिस तरह बच्चों को पुश करना पड़ता है पाठशाला जाने के लिए, अलग अलग अट्रैक्शंस उनको निभाने पड़ते हैं, विदेश में भी वही हाल है, बच्चों को पुश करना पड़ता है। पर विदेश में जो एक एडवांटेज है पाठशालाओं के लिए जो भारत में नहीं है, वो यह है कि वहां पे बच्चे जब संडे को पाठशालाएं जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि उनकी तरह ब्राउन स्किन वाले दूसरे बच्चे भी हैं, उनकी तरह रोटी या वैसा खाना खाने वाले दूसरे बच्चे भी हैं। अदरवाइज हफ्ते में 5 दिन तो वो ज्यादातर अमेरिकन बच्चों के साथ रहते हैं, तो उनको एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस उनका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जो बच्चे पाठशाला जाते हैं उनको ये आइडेंटिटी क्राइसिस से बहुत रिलीफ मिलता है। So this is very good. And another this point is very good is that children are growing with the feeling of united, that we are Jain, we are not regionally divided and we are not sectarianly divided. So this was again a key finding. So basically, third story, one more thing very interesting, and then I will end because I know time हो गया है। Another thing that I found very interesting कि वो लोग जैन वैल्यूज को कैसे अप्लाई करते हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सॉरी, वो ये कि दिवाली के वक्त यूएस बहुत बड़ा है और बहुत सारे सेंटर्स हैं वहां पे, तो मैंने 2 सेंटर्स में अपना फील्ड वर्क किया, लॉस एंजलिस एंड फिनिक्स। दोनों सेंटर्स की स्टोरीज बहुत अलग है, दोनों सेंटर्स की अप्रोच बहुत अलग है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट डिटेल्स। But this example is very interesting and I would like to share with you. During दिवाली के समय बच्चे अपने घरों से टॉयज लेके आते हैं जो वो अब जो बड़े हो गए हैं, जो टॉयज को वो यूज नहीं करते हैं, एंड जीन्स लेके आते हैं जो या छोटी हो गई या पुरानी हो गई या अच्छी कंडीशन में, पर which they no longer use because fortunately Jain communities are affluent communities। तो बच्चे जैन सेंटर में आके कार्टून्स में इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे, टॉडलर्स के टॉयज, थोड़े बड़े बच्चों के टॉयज, ऐसे जीन्स अकॉर्डिंग टू साइजेस, एंड दे टेक दिस ड्यूरिंग आफ्टर दिवाली टू अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस। तो इससे क्या होता है कि दे वैल्यू कि उनके पास है, दे आर एंड इफ दे शेयर इट विद समवन एल्स हु डू नॉट हैव, तो ये शेयरिंग का वैल्यू प्लस ये दान का वैल्यू प्लस the whole approach toward using the thing changes. It's not just use and throw. They know that if they maintain and keep it properly, they will be able to share it with another child. So this drive is called Jeans Drive or Toy Drive, which they use to cultivate the values of daan, charity, and sharing. So there are a lot of findings that came out in this thesis, which I will only share few. कि पाठशालाएं बहुत अच्छी तरह से चलती है इंडिया में भी और बाहर भी। इससे कुछ फायदे बहुत हैं जो हम जिनको बोलते हैं consequences which is intended। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैन वैल्यूज को सीखें, कि कल्टिवेट देम even if they do not eat before after sunset, but at least they should know the reasons and the scientific underpinning of all these values। but इससे जो कुछ चीजें हैं जो unintended consequences जिसको बोलते हैं कि कुछ चीजें हो गई, हमने सोची नहीं थी पर ऐसा हुआ है बिकॉज इस तरह से पाठशालाएं चल रही है। बच्चों का साधु साधियों के साथ इंटरेक्शन कम हुआ है इंडिया में। वो इसलिए कम हुआ है कि एक तो साधु साध्वी उतना सब जरूरी नहीं कि अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में बच्चों को उसी तरह से सिखाएं कि उनकी गृहस्थ चाहे महिला हो या पुरुष हो, अंग्रेजी में भी सिखाते हैं और बच्चों के हिसाब से उनको बता देते हैं। बच्चे जो साधु साध्वी की सिंपल लाइफ देख के जो साधुत्व, जो रिनाउंसिएशन की जो वैल्यूज डेवलप करते, उसमें कमी आई है। दूसरा जो है जो मेमोराइजेशन रिड्यूस हुआ है, उसके बजाय ये इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है। ये अच्छी बात है कि मेमोराइजिंग पे फोकस नहीं है,
पर हमारा फोकस है हाउ टू अप्लाई जैन वैल्यूज इन आवर डेली लाइफ एंड दिस इज द मेन थिंग that is attracting Jain children to attend Pathshalas because now they are not just knowing the principles or doctrines or the dogmatic ritualistic practices of Jainism. They are doing both with more awareness and more understanding. And फोकस हमारा है कि हम आज को कैसे बेटर करें, हम कल की नहीं सोचते हैं कि हमारी लाइफ के बाद वाली लाइफ कैसी होगी. At least we live in present. If our present is good, then our future will be good. No one can deny this truth. So basically these are few of the findings, and I would also share because बहुत प्रबुद्ध लोग हो सकता है ये सुन रहे हो और आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स एंड आपके क्वेश्चंस विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी फॉर माय फ्यूचर रिसर्च. तो पीएचडी के लिए मैंने रिसर्च की थी माइग्रेशन चिल्ड्रंस रिलीजियस एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है. अब मैं पोस्ट डॉक करना चाह रही हूँ और उसके लिए मेरा फ्यूचर रिसर्च की टॉपिक ये है कि माइग्रेशन अडल्ट एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है. जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो विदेश में हैं, जो 20, 25, 30, 40 साल से जो वहाँ रह रहे हैं और वो अपनी जैन वैल्यूज, और कुछ लोग तो वॉलेंटरीली गए थे, अपनी मर्जी से गए थे. कुछ लोग विदेश इसलिए गए थे कि उनके बच्चों की वजह से वो फोर्सफुली गए, उनकी मर्जी नहीं थी पर फिर भी गए. तो वो अपनी जैन धर्म को किस तरह पालन करते, उनमें क्या बदलाव आता है, क्या चैलेंजेस है और क्या कंसर्न्स है, ये मेरे फ्यूचर रिसर्च का टॉपिक है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड allowing me to share some of my research with larger audience. थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवानी जी. एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बच्चों के टॉपिक को भी बहुत खूब समझाया कि आज जो चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह उनकी पढ़ाई के अंदर हम लोग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और जैसे कि आपके आगे का रिसर्च का टॉपिक सीनियर सिटीजन्स या ओल्ड पीपल के लिए है, पर आज का कंसर्न यंगस्टर्स का एक रहता है, तो यंगस्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? यानी एज जब 15 प्लस हो जाती है, जब कॉलेज में जाना चालू कर देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई देता है कि इंडिया में तो यंगस्टर्स का कनेक्शन जैनिज्म से छूट जाता है. तो इसके बारे में कुछ आप नील भाई, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता है. और ऐसा नहीं है कि छूट जाता है, हो सकता है वीक हो जाता है, पर जब अगर बचपन में थोड़ा भी अगर हम पाठशालाओं के माध्यम से या परिवार के माध्यम से जैन वैल्यूज को कल्टिवेट करते हैं, तो वो जैन वैल्यूज तो वे ऑफ लिविंग है, ये कोई दिखाने वाली चीज तो है नहीं कि भाई मैं जैन हूँ या मैं ये फलानी सर्टेन चीजें खाता नहीं हूँ या खाती नहीं हूँ. जरूरत पड़ने पे if the values are cultivated at a younger age, then they will show when the right time comes. So the main thing is that Jain adults को as examples, they जो आज की जो जनरेशन है ना, जो यंगस्टर्स जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, जो मैं आपको भी जिस एज ग्रुप में ले रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि जेन्स हिपोक्रिट्स बहुत है. वो कहते कुछ है और करते कुछ है. वो एक तरफ तो बहुत चैरिटी करते हैं और एक तरफ, and I don't like to use this word, but this term has come in my ears कि वो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत अपने सबऑर्डिनेट्स को या वर्किंग क्लास को बहुत एक्सप्लॉइट भी करते हैं. We see such examples, but in our whole approach we have to highlight examples that are truly worth highlighting and look at the positive sides of things. ट्रू. तो मैं इतना इसका सारांश निकाल पा रहा हूँ कि अगर बच्चों में बचपन से ही अगर हम रिलीजियस संस्कार को इनकलकेट करेंगे, डालेंगे, तो उनकी जड़ें इतनी मजबूत रहेगी कि उनके ये संस्कार आगे तक और जीवन पर्यंत तक उनके साथ रहेंगे. हाँ, पर इसमें ना एक हम जो मिस्टेक करते हैं ना कई बार, वो ये है कि आज के बच्चों को हम ये अगर बोल के जाएं कि हम ये जैन धर्म हमारा फेथ है और हम उसको फॉलो डॉगमेटिक वे में इसको फॉलो करना है, आप उसको फेथ की तरह मत देखिए. जैसे मैथमेटिक्स साइंस एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, उसी तरह से अगर बच्चा कोई नई चीज सीखता है, अगर वो उस चीज से कन्विंस होता है, तो वो नेचुरली उसकी प्रैक्टिस में आएगा, वो उसमें उसको फेथ होगा.
अगर हम शुरू से ये बोल के बच्चे को इंट्रोड्यूस करते, सी नाउ वी विल इंट्रोड्यूस यू टू जैनिज्म व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन्स, वन ऑफ द मोस्ट नॉन-वायलेंट रिलीजन। अगर हम शुरू से उनको ये फीड कर दे डॉक्टरिक वे में, एक एथिक लीडर जो इम्पोज नहीं कर सकते, हम उनको फ्री वे में जैन रिलीजन में जैसे मैथमेटिक्स और साइंस या लैंग्वेजेस जैसे सिखाई जाती है, बिना कोई डॉगमास के, बिना कोई अटैचमेंट के, तो अगर बच्चा कन्विंस होगा तो विल एम्ब्रेस द टॉपिक और द सब्जेक्ट। तो और फेथ के साथ अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर वहां पे क्या होता है कि वो जजमेंटल हो जाते हैं। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर शिवानी जी। हमारे रमेश अंकल का एक प्रश्न है। हाँ, So Shivani ji, thank you so much. I think it was a very eye-opener from US all the way. You have brought this subject up. I just want to share few of the things, the challenges in India we face. I think India people who are not migrant probably face larger challenges of sending the children to Pathshala. Then you have touched the subjects of migrants challenges. I mean, forget migrants. People who are settled here, who have been staying here for 40, 50 years, who have never migrated. Still, there is a big challenge of how do we convince to send these people to the Pathshalas. For example, I think you should put your focus on how in India we convince children to send it to the Pathshala. Because in my childhood, when I was growing from the small village, I'm just giving you two examples. My father had a very insistence के हारमोनियम सीख लो, पुजार बनाने के टाइम में हारमोनियम वाला मिलता नहीं अपने गांव में, हर टाइम में अपन लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है अपने घर में. So he bought a harmonium, he kept it in our house. Unfortunately, none of our kids managed to learn. That's the one thing. But my mom used to tell when she used to do Holi, so she used to take us के पुरस्कारी कलरी के लिए चलो. तो वो संस्कार हमारे में जरूर रह गए हैं कि भी पुरस्कारी होली करते करते हमने होली भी किया. अभी भी जब बच्चों होली में पुरस्कारी करने आते हैं, होली is a very strong this one 9 days of 2 seasons where we assemble in the temple, and then those times the children have a holidays because they don't have anything to do, and Puraskari is a very important thing. The moms drag them to Puraskari karne ke liye, but that influences also a lot. I still remember how I went in my childhood to do the Holi. I think this, you touched on a right point, that if these two things are done, in especially Bangalore, we have a very good Dharmik Pathshala school. It is called Vijay Labdhi Suri Jain Dharmik Pathshala. It is run very well performed. स्नात्र पूजा होती है. बच्चे अगर आप देखने लायक होता है कि संडे सुबह इतने बच्चे अर्ली मॉर्निंग साथ में पूजा करते हैं. So there are some where the main temple is there, but when people have gone for outskirts, जैसे कि इंदिरा नगर है, they have gone to stay there, they have cut off. अपने में एक भी संस्कृति है कि अपना जब घर लेते हैं तो अपन मंदिर के पास में लेते हैं. It is not only to go to the temple but also to do the parsal. I just wanted to tell you these things. I think I request you if you can do the research for not for the migrants but only for Indians people, how some points you bring it out from your research, and if a few points you can bring it out that people are not migrant but in Indian society itself in Jainism, how they can encourage them with a few points to send to the Pathshala. That will be a great research point for you. And with that, I think with this session, I think a lot of people will get convinced to send their children for whatever reasons they think it is rightful for them to the Jain Pathshalas. Well, I will love to encourage them. Whenever I see students in Jain Pathshala, I think this is the best thing happening. Thank you so much, Shivani, to enlighten this. And I sincerely request you if you can do the research on sure, people who are not I migrants. will consider your point seriously. Thank you. Thank you so much, Dr. Shivani ji. Thank you again. Thank you.